बारिश में लंबे बाल वाली काली देवरानी पर जुल्म। इस कल्लो मैया को छत पर गए इतनी देर हो गई है। हमने तो इसे कपड़े उतारने को भेजा था। आखिर ये छत पर ऐसा कर क्या रही है? ये तो छत पर चलकर ही पता चलेगा। ऐसा कहकर किरण की चारों जेठानियां छत पर आती हैं, जहां किरण अपने लंबे बालों को खोलकर बारिश में नहाते हुए गुनगुना रही थी। सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूं, ओ मैं तो छम छम नाचूं। सावरिया तेरी याद में तेरी चिट्ठियां बाटूं, हो सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूं। देख लो बहनों, हमारी ये काली देवरानी तो मस्त होकर बारिश के मजे लूट रही हैं। चलो हम चारों मिलकर इसे मजा चखाते हैं। फिर चारों गोरी घमंडी जेठानियां उसे घेर लेती हैं और पल्लवी किरण के बालों को नोचने लगती है। क्यों रे बिल्लो रानी, बड़ा शौक है ना तुझे अपने लंबे बालों को खोलकर बारिश में भीगने का। अब देख हम तेरा क्या करते हैं। माँ, मेरे बाल, जेठानी जी मेरे बाल मत नोचिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मगर तुझे ऐसे दर्द में तड़पता हुआ देखकर हम चारों को बहुत खुशी मिल रही है, हमारी काली देवरानी। असल में किरण की जेठानियां उसके लंबे बालों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी, साथ ही हर दिन उस पर जुल्म भी किया करती थी। बहू, अरे ओ किरण बहू, कहाँ है तू? अरे ये तो मम्मी जी की आवाज है। ए कल्लो, कान खोलकर सुन। अगर तूने मम्मी जी से हम चारों की चुगली की ना तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये जो तेरे सर पर लंबे बाल है ना, इसे बॉयकट करने में एक सेकंड नहीं लगेगा। मैं माँ जी से कुछ नहीं कहूंगी, अब मेरे बाल छोड़ दीजिए। किरण अपने आंसू पोंछ कर नीचे आ जाती है। अरे छोटी बहू, कहाँ थी तू? वो माँ जी, मैं वो, हम बताते हैं मम्मी जी। देवरानी जी छत पर बारिश में मटर गश्ती कर रही थी, और वो भी बिना पल्लू के। ये मैं क्या सुन रही हूँ छोटी बहू? तू अब अमीर खानदान की बहू है और सिंधिया खानदान का नाम लोग इज्जत से लेते हैं, इसलिए अब अपने गरीब और छोटे घर वाली तुच्छी हरकतें छोड़ दे, समझी? माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। हाँ ठीक है, थोड़ी देर में तुम पांचों के पति घर आ जाएंगे, जाकर उनके लिए खाना बनाओ। ये बोलकर कौशल्या अपने कमरे में चली जाती है और किरण की चारों जेठानियां उस पर हुक्म जताते हुए कहती हैं, ओ हमारी फ्री फंड की नौकरानी, अब यहाँ खड़ी क्या है? जा जाकर खाना बनाओ। किरण किचन में आकर खाना बनाती है और सभी को खाना परोसती है। तभी तारा का पति कहता है, अरे वाह किरण, क्या चटपटे और मसालेदार छोले बनाए हैं तुमने, वाह मजा आ गया। तरुण, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बस मेरी इस अनोखी देवरानी को ही खाना बनाना आता है। तारा, तुम ऐसे चिढ़ क्यों रही हो? और वैसे भी तुम्हें तो पार्लर और मेकअप से फुर्सत नहीं, तो खाना क्या बनाओगी? मगर एक बात तो है तरुण भैया, चाहे हमारी बीवियां जितना भी मेकअप पोत लें, मगर किरण की सादगी और लंबे बालों से इनके मेकअप पर भारी पड़ जाती हैं। छोटी की तो किस्मत खुल गई, बदनसीब तो हम रह गए जो हम चारों भाइयों को परकटी पत्नियां मिली है। गिनती के 4 बाल हैं इनके सिर पर। अपनी काली देवरानी के लंबे बालों की तारीफ सुनकर किरण की चारों जेठानियां जल भुन जाती हैं और आधी रात को एकजुट होकर बात करती हैं। देखो तुम तीनों ने, सासू माँ तो सासू माँ, अब हमारे पति भी हमारी काली देवरानी की तारीफ कर रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है, तुम सबने वो ऐड तो सुना ही होगा, खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। पल्लवी, ये ऐड ब्रेक कहाँ से बीच में आ गया? तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? फिर पल्लवी उनके कान में कुछ फुसफुसाती है, जिसे सुनकर सभी के चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन सुबह से ही तेज तूफान बारिश शुरू हो जाती है। जैसे तैसे सभी के पति काम पर चले जाते हैं। और फिर पल्लवी भाभी, देखिए ना बाहर कितना अच्छा मौसम है। हाँ अनन्या, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मम्मी जी, ऐसे मौसम में पकौड़े और समोसे हो जाएं तो मजा आ जाता। अरे बड़ी बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मगर बारिश में पकौड़े और समोसे से ज्यादा स्वाद तो बटाटा बड़ा खाने में आता है। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए बटाटा बड़ा बना दूंगी। चलो देवरानी जी, आज हम भी किचन में तुम्हारी थोड़ी मदद कर लेते हैं। किरण किचन में आकर समोसे पकौड़े बनाने का सामान तैयार करने लगती है। तभी अचानक समीरा उसके थोड़े बाल तोड़कर सब में मिला देती है।
छोटी बहू, और कितनी देर लगेगी? बटाटा वड़ा बना नहीं क्या? बारिश थम जाएगी तब आएगी क्या? आ गई माँ जी, ये लीजिए। सास बड़ी ही खुशी से अपनी काली बहू के बनाए पकवान को खाती है तो उसमें बाल देखकर घिन करती हुई कहती है, ये क्या है छोटी बहू, खाने में बाल? अरे आंखें मूंद कर खाना बना रही थी क्या? मम्मी जी, इन सारे समोसे में भी देवरानी जी के बाल सने हुए हैं और पकौड़े में भी। मम्मी जी, जेठानी जी, मैंने सारा खाना बहुत सफाई से बनाया था, पता नहीं ये बाल कहाँ से आ गया। अब अपनी लंबी काली जुल्फें खोलकर रखोगी तो खाने में तो गिरेंगे ही। मम्मी जी, मैं तो कहती थी हमारी इस काली देवरानी को गंजा ही कर देते हैं, कलेश ही खत्म। कौशल्या अपनी चारों गोरी घमंडी बहुओं की बातों में आ जाती है, जिसके बाद वो सभी किरण के लंबे बालों को पकड़कर उसे घसीटकर आंगन में लाती है। आज इस बारिश में ही तेरे इन काले बालों की बलि चढ़ जाएगी, और फिर जब यूं तू गंजी हो जाएगी तो गली मोहल्ले के बच्चे, पता है तुझे, ये कहकर चढ़ाएंगे, गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। अनन्या, जल्दी से उस तरह तो लिया। नहीं नहीं जेठानी जी, भगवान के लिए मुझ पर तरस खाइए, मेरे बाल मत काटिए। अचानक से किरण का पति आकाश घर आ जाता है और बारिश में भीगी हुई किरण रोते हुए कहती है, आकाश मुझे बचा लो, मैं मेरे बाल नहीं कटवाना चाहती। किरण, कोई तुम्हारे बाल नहीं काटेगा, मैं हूं ना। और आप चारों भाभी, शर्म नहीं आती आपको? हाँ, अपनी देवरानी पर इस तरह से जुल्म ढाते हुए। और माँ, आप खड़ी होकर तमाशा देख रही हैं। बस बहुत हो गया, मैं अपनी किरण को लेकर जा रहा हूँ इस घर से हमेशा के लिए। चलो किरण। नहीं आकाश, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इसी घर में मैं बहू बनकर आई थी, आप मेरे लिए माँ जी से रिश्ता मत तोड़िए। किरण की बातें सुनकर कौशल्या का मन भर आता है। छोटी बहू, मुझे माफ कर दे, अंदर चल, तू भीग गई है। कौशल्या और आकाश किरण को लेकर अंदर चले जाते हैं। एक बार फिर हमारी काली देवरानी हमारे हाथों से बच गई, अब हमें इसका परमानेंट इंतजाम करना होगा। दिन गुजरते हैं। किरण की चारों जेठानी कभी उसे भरी बारिश में बाहर भेज देती, कभी जानबूझकर घर गंदा करके सारा दिन सफाई कराती, मगर अब उनमें अपनी काली देवरानी के लिए इतनी ज्यादा जलन बढ़ चुकी थी कि वो उसे मारने की साजिश बुन रही थी। अनन्या, तारा, समीरा, हमारी गली की सड़क से थोड़ी दूर पर एक बहुत ही गहरे सीवर का काम चल रहा है, जो सीधे शहर के आखिरी में बड़े नाले में जाकर खत्म होता है। मैंने सड़क के उस सीवर के सामने एक खंबे पर निशान बना दिया है। बस अब हमें हमारी काली देवरानी को उसी गटर में गिराना है, और फिर हमारी काली देवरानी हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए कोसों दूर चली जाएगी। अगले दिन बारिश जैसे किसी जिद्दी बच्चे की तरह बरसती जा रही थी, जिसे गली सड़कें बारिश के पानी से भर जाती है। छोटी बहू, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, आज के लिए राजमा या छोले बना दे। नहीं माँ जी, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है और आप दाल छोले ही खा रही हैं। आपको शुगर है, इसलिए आज मैं सब्जी लेने जाऊंगी। मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज हम चारों किरण के साथ बाजार जाएंगी। चलिए देवरानी जी। अचानक अपनी चारों जेठानी में आए बदलाव को देखकर किरण कुछ भी समझ नहीं पाती। सभी बाजार की ओर चल पड़ते हैं, मगर सड़क पर पानी भरे होने के कारण और बारिश के कारण खंबे पर लगाया निशान मिट चुका होता है और गलती से पल्लवी सीवर में गिर जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तारा, समीरा, अनन्या, मैं यहाँ सीवर में गिर गई हूँ, बचाओ। यहाँ तो कोई रस्सी और डंडा भी नहीं है, हम पल्लवी को कैसे बचाएंगे? हे भगवान, मुझे जेठानी जी को बचाना होगा। फिर किरण अपने लंबे बाल सीवर में फंसी पल्लवी की तरफ बढ़ाती है। जेठानी जी डरिए मत, जल्दी से मेरे बाल पकड़कर ऊपर आ जाइए। फिर पल्लवी किरण के लंबे बालों के सहारे सीवर से बाहर आ जाती है, मगर उसके कपड़ों पर कीचड़ लगा देखकर तारा, अनन्या और समीरा उसे घिन भरी नजरों से घूरने लगती हैं। छी, पल्लवी के शरीर से कितनी गंदी गटर की बदबू आ रही है। जेठानी जी, आप ठीक तो हैं? हाँ देवरानी जी, मैं ठीक हूँ। असल में मैं तुम्हें यहाँ गिराने के लिए लाई थी, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, जब तारा, समीरा और अनन्या मुझे
कीचड़ में सना देखकर मुझसे दूर भाग रही हैं, तब मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो तुम्हें कितना बुरा लगता होगा जब हम तुम्हारे काले रंग की बेइज्जती करते थे। आज मुझे इसका एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो किरण। जेठानी जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझसे बड़ी हैं। पल्लवी के साथ साथ तारा, अनन्या और समीरा को भी अपने किए पर पछतावा हो जाता है और वो किरण को दिल से अपनी देवरानी मान लेती हैं। साथ ही किरण के काले लंबे बालों से चिढ़ना भी छोड़ देती हैं। देखो भाई साहब, आप तो देख ही चुके हैं मेरा बेटा कितना गोरा और सुंदर है और आपकी बेटी कितनी काली, फिर भी मुझे ये शादी मंजूर है। बस आप 5 लाख रुपए दहेज, सोने की चेन, अंगूठी और हाँ, मेरे बेटे के लिए एक बुलेट दे देना। बाकी बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना। राजरानी के रखे गए दहेज की बात पर कुछ पल के लिए गोपी सोच में पड़ जाता है। बहन जी, दहेज से लेकर शादी तक का पूरा खर्चा 10 लाख तक बैठ जाएगा। मैं गरीब इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? इतनी तो मेरी हैसियत भी नहीं है। अरे जब हैसियत नहीं थी तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? सारी जिंदगी बैठा कर रखना अपनी इस काली बेटी को। कोई नहीं करेगा इससे बिना दहेज की शादी। अरे लाखों का है मेरा रघु, 36 रिश्ते आएंगे उसके लिए। राजरानी गरीब गोपी और उसकी काली बेटी की बहुत बेइज्जती करती है, जिस पर कविता रोते हुए कहती है, देखा बाबूजी, हर बार की तरह इस बार भी रिश्ते वाले आपकी बदकिस्मत बेटी को ठुकरा कर चले गए। बोझ बन गई हूँ मैं आप पर। ऐसा मत बोल कविता, तू मेरे लिए बोझ नहीं है बिटिया। गोपी का घर बहुत ही पुराना और जगह जगह से टूटा फूटा था। गोपी दिन भर कड़ी धूप में सड़कों पर रिक्शा चलाकर रोजी रोटी कमाता। कविता की जिंदगी में 2 ही लोग थे, एक उसका गरीब पिता और दूसरी उसकी 3 आंख वाली गाय, जिससे वो बहुत प्यार से लाली कहा करती थी। अरे हाँ हाँ लाली, तेरे लिए ही चारा बना रही हूँ। मुझे पता है तुझे भूख लगी है, अब रंबाना बंद कर, ये ले चारा खा। कविता का लाली से लगाव इस हद तक था कि वो अपने मन की हर बात उससे ही करती थी। इस तरह वक्त बीतता है। फिर एक दिन राजेश नाथ गोपी के घर आता है। क्यों भाई गोपी, कैसे हो? अरे राजेश नाथ तुम, अरे यहाँ आज इतने सालों बाद इस गरीब दोस्त की याद कैसे आ गई? बस किसी काम के सिलसिले में आया था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। बिटिया जरा जल्दी से चाय बना कर ले आ। कुछ ही देर में कविता चाय लेकर आती है और राजेश नाथ के पैर छूती है। कविता का सादगी भरा स्वभाव राजेश नाथ के मन में घर कर जाता है, जिसके बाद वो कविता को अपने घर की बहू बनाने की बात करते हैं और कविता की शादी अपने छोटे बेटे शुभ के साथ कर देते हैं। और गरीब गोपी अपनी बेटी को अब उसकी 3 आंख वाली गाय पर बिठाकर विदा कर देता है। मगर जब कविता अपने ससुराल जाती है तो उसकी लालची सास लीलावती और अमीर जेठानी पल्लवी उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं। मम्मी जी, मैंने तो सोचा था कि मेरी प्यारी देवरानी किसी डोली में बैठ कर आएगी, मगर ये तो सबसे महंगी सवारी पर चढ़कर आई है। वैसे मानना पड़ेगा मम्मी जी, मेरी इस काली देवरानी की किस्मत बहुत अच्छी है। अब देखो ना, गरीब होते हुए भी हमारे इतने बड़े अमीर घर की बहू जो बन गई। पल्लवी बहू, ये तो तेरे ससुर जी की जिद थी जो ये शादी हो गई, वरना इस जैसी जली हुई उपली को मैं अपने घर की बहू बनाना तो दूर, इस दहलीज पर भी चढ़ने नहीं देती। अपनी गरीब काली बहू की इतनी बेइज्जती करने के बाद लीलावती उसका गुस्से में गृह प्रवेश कराती है। चल मेरी गरीब बहू, अपने काले गंदे पैरों से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश कर, और हाँ, अपनी इस गाय को घर के बाहर ही बांध दे, वरना पूरे घर में गोबर मचा देगी। माँ जी, मेरी लाली को घर के बाहर मत बांधिए। मेरे मायके में मेरी गाय हमारे साथ घर के आंगन में रहती थी। अरे ओ मेरी काली भाभी, हमने भी देखा था तुम्हारा घर। तुम उसे घर कहती हो? मुझे तो वो झोपड़पट्टी लग रही थी। देखो, हमारा घर पूरे 1 एकड़ की जमीन पर बना है और तुम्हारी इस गाय को अंदर लाकर इतने महंगे फर्श का गोबर गणेश थोड़ा ही करना है। वैसे भी जानवरों के लिए घर के बाहर ही जगह होती है। लावण्या बिल्कुल ठीक कह रही है। और मम्मी जी, मुझे तो ये 3 आंख वाली गाय मनहूस लगती है, ये बाहर ही ठीक है। इसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और बेचारी बहू सारी रात ससुराल के बाहर बंदी अपनी गाय के बारे में सोचती रहती है। तभी आधी रात बहुत जोरों से बारिश होती है, जिसमें बेचारी गाय भीग जाती है। अगली सुबह कविता जब बाहर आती है तो उसकी गाय बारिश में गीली मिट्टी में बैठी थी। लगता है कल बारिश हुई है। मेरी गाय सारी रात बारिश में भीगती रही और मुझे पता भी नहीं चला। लाली, तुझे भूख लगी होगी ना, ये ले चारा खा ले। अच्छा, तो मुझे अपना दूध देगी ना? आज ससुराल में मेरा पहला दिन है और मैं अपनी पहली रसोई में अपनी प्यारी गाय के दूध से खीर बनाना चाहती हूँ।
कविता की 3 आंख वाली गाय सर हिलाती है और कविता को ढेर सारा दूध देती है। फिर कविता अपनी पहली रसोई की रस्म में खीर और खाना बनाकर सभी को परोसती है, जिससे सभी खुश होकर उसे खाते हैं। क्या बात है मेरी काली देवरानी, शक्ल अच्छी हो ना हो, खाना तो तुम बहुत ही अच्छा बनाती हो। पल्लवी भाभी, सबसे टेस्टी तो ये खीर बनी है। मुझे पता था कि आप सभी को मेरी बनाई खीर जरूर पसंद आएगी, क्योंकि इसे मैंने अपनी 3 आंख वाली गाय के दूध में जो बनाया है। ये सुनकर लीलावती गुस्से में सारी खीर जमीन पर फेंक देती है। क्यों री कल्लो माई, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी उस 3 आंख वाली मनहूस गाय के दूध की खीर हमें खिलाने की। अचानक से खीर लीलावती के गले में फंस जाती है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। माँ, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मम्मी जी, आप ठीक तो हो? क्यों री मेरी काली देवरानी, मिल गई ना तुझे खुशी? तेरी वजह से माँ जी का ये हाल हुआ है। मगर जेठानी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? लगता है माँ जी के गले में खीर अटक गई है। माँ जी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मनहूस कहीं की, दूर हट मेरी माँ से। ये बोलकर लावण्या कविता को धक्का दे देती है, जिससे उसका सर दीवार से टकरा जाता है और उसे जख्म पर खून बहने लगता है। वहीं पल्लवी कविता को घर से बाहर निकाल देती है कि अचानक बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। माँ जी, जेठानी जी, दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है। भगवान के लिए दरवाजा खोल दीजिए। बेचारी काली बहू के लाख गिड़गिड़ाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। वहीं कविता के सर से खून बहता जाता है, जिसे देखकर उसकी 3 आंख वाली गाय के आंख में आंसू बहने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी सींग से गुस्से से दरवाजा तोड़ देती है। ये मनहूस गाय कितनी ढीठ है, देखो दरवाजा तोड़ दिया इसने। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसे तो मैं बताती हूँ। पल्लवी और लावण्या मोटे डंडे से उस बेजुबान बेचारी गाय को मारने लगती हैं। ननद जी, जेठानी जी, मेरी गाय को मत मारिए, रुक जाइए। अपनी गाय की जान बचाने के लिए कविता उससे लिपट जाती है और लावण्या और पल्लवी उसे घंटों तक लाठी से मारते हैं। वहीं हर पल के साथ बाहर हो रही बारिश तेज तूफान के साथ बाढ़ के कहर में बदलकर उनके पूरे घर में पानी घुस जाता है और सभी डूबने लगते हैं। बचाओ, बचाओ भाभी, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? लाली, हमें सबको इस बाढ़ से बचाना होगा, मुझे तेरी मदद चाहिए। फिर कविता अपनी गाय के ऊपर बैठकर अपनी जेठानी और ननंद की तरफ हाथ बढ़ाती है। जेठानी जी, जल्दी कीजिए, अपना हाथ दीजिए। फिर गरीब बहू अपनी ननंद और जेठानी की जान बचाकर उसे घर से दूर ऊंचे स्थान पर लेकर आती है। कविता, मम्मी जी अपने कमरे में सो रही हैं, वो तो वहीं रह गईं। पता नहीं बाढ़ में माँ की क्या हालत हुई होगी। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी को बचा कर लाती हूँ। कविता अपनी गाय पर बैठकर फिर से वहाँ से जाती है, जहाँ बाढ़ में फंसी लीलावती मदद के लिए चिल्ला रही थी। कोई मुझे बचाओ। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। फिर कविता अपनी सास को गाय पर बिठाकर ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर ले आती है। तभी अचानक उस घर की छत पूरी तरह ढह जाती है। इतने में उनके पति भी वहाँ आ जाते हैं। माँ, भाभी, छोटी, आप सब ठीक तो हैं? हाँ देवर जी, हम ठीक हैं। माँ, मैंने कहा था ना आपको कि इस जगह जमीन पर घर बनाना ठीक नहीं था। ये शहर का सबसे निचला और कच्चा एरिया है, इसलिए उस डीलर ने हमें ये जमीन सस्ते में बेची थी। आज अगर आप सभी को कुछ हो जाता तो मेरा भैया और पिताजी का क्या होता? कैसे जीते हम? बेटा, हम सब ठीक हैं, मगर ये भी सच है कि जिस बहू को मैं गरीब कहती रही और उसके काले रंग के लिए उसे कोसती रही, आज उसने और उसकी गाय ने हमें मरने से बचाया है। देवरानी जी, हो सके तो मुझे और लावण्या को माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ साथ इस बेचारी बेजुबान जानवर पर भी बहुत जुल्म ढाया है, हमें माफ कर दो। जेठानी जी, आप रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। भगवान का शुक्र है कि आप सब ठीक हैं। आखिर में काली बहू के ससुराल वाले उसे और उसकी 3 आंख वाली गाय को अपने परिवार का हिस्सा मानकर उन्हें खुशी से अपने घर में जगह देते हैं।